ये क्लियर हो गया। तो ये व्हाइट फास्फोरस की लागू है। इसके बाद आते हैं सल्फर। हाँ, पड़ोस वाले ग्रुप में भी एक ऐसी कंडीशन है, जैसे ये रीजनिंग क्वेश्चन जैसे यहाँ पूछा गया है नाइट्रोजन फैमिली के लिए, सिमिलर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बोलेगा ऑक्सीजन डाइमरिक फॉर्म में दुनिया में पाया जाता है, लेकिन सल्फर ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? सल्फर क्यों नहीं डाइमरिक फॉर्म में बनता है? सल्फर क्यों नहीं H2 फॉर्म में बनता है? ठीक है, सेम रीजन है भाई। सल्फर के साथ भी वही रीजन है कि सल्फर सल्फर आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। सल्फर सल्फर के बीच में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं पाती है ना? अभी दो रीजन पड़े, एक तो साइज बड़ा है, बिगर साइज, ठीक है, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सल्फर की इलेक्ट्रिक कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, बट इसका साइज इतना ज्यादा है कि वो मल्टीपल बॉन्ड उसका स्टेबल नहीं पाता है ना? H2 जो होता है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। लेकिन एक यहाँ पे पॉइंट ये भी आता है, क्या H2 सर कभी बनता ही नहीं है? नहीं बनता है। सल्फर H2 बनाता है एक सिचुएशन में, वेपर फेज में। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फास्फोरस P2 बिल्कुल भी नहीं बनाता, मतलब P2 नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन सल्फर रूम टेम्परेचर पे H2 नहीं बना सकता है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, लेकिन किसी हाई टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करता है। ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वेपर फेज में सल्फर H2 का फॉर्मेशन कर देगा, और कहीं ना कहीं H2 बनने के पीछे रीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर जाता है। बट रूम टेम्परेचर पे H2 नहीं बनता है ना? क्योंकि साइज वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे केस में सल्फर का जो सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोड है वो एसिड मिलता है। आप देख रहे हैं एसिड का स्ट्रक्चर है, ये क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ऐश्वर्या जब बनी थी मिस यूनिवर्स तो उसको ये क्राउन पहनाया गया था, है ना? क्राउन स्ट्रक्चर है ये। तो ध्यान रखिएगा ये एंगल 160 डिग्री होता है, ठीक है। एसिड में बॉन्ड सल्फर 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 बॉन्ड एंगल एसिड 107 होते हैं, मतलब 109 से 2 डिग्री कम। लेकिन पीपीपी अगर कोई पूछे व्हाइट फास्फोरस में पीपीपी बॉन्ड एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, है ना? क्योंकि ये डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन वाली चीजें ये आपसे डायरेक्टली पूछी जाएंगी, ठीक है। सल्फर में इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 109 डिग्री होना चाहिए, और ये इसके बॉन्ड एंगल 160 डिग्री पे सेट है। 2 डिग्री का स्ट्रेन है, 2 डिग्री का स्ट्रेन को स्ट्रेन होता है तो नॉर्मली सभी मॉलिक्यूल में इतना होता ही है। तो ये स्ट्रेन लेस है। सल्फर एयर के कांटेक्ट में रखने में बर्बाद नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्टिव इतना ज्यादा रिएक्टिव। फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव, फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस वायलेंटली रिएक्ट करता है, ठीक है। वही बात है, स्टेबिलिटी ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम, ठीक है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो ये एसिड मैंने बनाया हुआ है ना? और ऑर्गेनिक में आप लोगों ने वो पढ़ लिया कन्फर्मर्स, तो स्टीरियो पढ़ा दिए होंगे, तब तो समझ में आ रहा है। इसमें हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट रोटेशन बताओ फ्री होगा कि नहीं होगा? जैसे कार्बन का, सॉरी मैंने कार्बन कार्बन बोल दिया, वैसे ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री होता है कि नहीं होता है? होता है। yes, और रोटेशन ये रूम टेम्परेचर पे ही रोटेशन होते रहते हैं, और इसके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने एथेन का पढ़ा होगा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है? स्टैगर्ड फॉर्म, एथेन का, ठीक है। और लीस्ट स्टेबल एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, एक्लिप्स है, जैसे ग्रहण लगता है ना, एक्लिप्स उसी को बोलते हैं। जब ऐसे सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है, आगे पीछे आ जाते हैं, तो वही एक्लिप्स फॉर्म में सेम फंक्शनल ग्रुप आगे पीछे आने लगते हैं, तो एक्लिप्स फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो पत्ते की बात बस इतनी है, ऑर्गेनिक में नहीं जाऊंगा मैं। पत्ते की बात इसलिए कि यहाँ पे सल्फर सल्फर के रोटेशन फ्री है, तो इसके एक्लिप्स इसके भी कन्फर्मर बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो रोम्बिक सल्फर होता है इसमें सारे सल्फर सल्फर स्टैगर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं लिखा हो इन रोम्बिक सल्फर ऑल सल्फर सल्फर है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो बेटा उसको बिल्कुल सही कर देना। और उसमें लिखा हो
कि सम सल्फर एटम आर एक्लिप्स्ड, बोल देना गलत है। रोम्बिक सल्फर में सारे सल्फर स्टैगर्ड कंफर्मेशन है अभी, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे एक मोनोक्लिनिक सल्फर के इलेक्ट्रॉन में पढ़ेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर में कुछ सल्फर स्टैगर्ड होते हैं, कुछ एक्लिप्स्ड, ठीक है। यही डिफरेंस होता है इस उसमें मेन जो देखा जाए स्ट्रक्चर। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक तरफ मैंने नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट रखे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। फास्फोरस का करेंगे 15 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3 3s2 3p3, ठीक। अब देखो हम लोग को मतलब केवल किससे होता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन में वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 2s2 2p3 है ना, सेकंड नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 वहां पे 2p3। 2p6 फास्फोरस होगा। थर्ड पीरियड एलिमेंट है 3s2। हां बेटा कुछ कह रहे हो? तो वहां पे 2p6 होगा फास्फोरस। अच्छा वो बीच में 2p6 ना, ठीक है 2p6 तो पूरा भरा होगा। अच्छा इसके बाद आगे करना है तो देखो आप सीधे क्या करो, देखो यहाँ पे 2p6 तक देखो एक नोबल गैस का p6 वैसे भी नोबल गैस का होता है, सेकंड पीरियड में कौन सी नोबल गैस आती है नियॉन। तो यहाँ तक नियॉन फिल हो गया है, नियॉन के बाद 3s2 3p3 है ना। जैसे नाइट्रोजन में 1s2 हीलियम का है, ठीक है। ऐसी आर्सेनिक का करने का जल्दी करने तरीका, पहले आप लिख दो आर्गन, है ना। थर्ड पीरियड में सॉरी आर्सेनिक फोर्थ पीरियड का ना, तो उसमें आर्गन आ जाएगा, थर्ड पीरियड का नोबल गैस है। और उसके बाद लिख दो 4s2 4p3, वैलेंस सेल का तो रिपीट करना है डाउन द रोड। तो इसके बाद बेटा जीनॉन लिख दो, एंटीमोनिक लिखना, जीनॉन लिख दो और लिख दो 5s2 5p3। बिस्मथ का क्या हो जाएगा अच्छा आर्गन बाद कितना आता है ना, आर्गन बाद क्रिप्टन आता है, उसके बाद जीनॉन आता है। तुम जान रहे हो, सो नहीं रहे, जब आप किसी गलतियां पकड़ने लगते हैं तो आप अपनी पूरे होशो आवाज में, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, बस इससे हमने जनरल वाला लिख दिया। जनरल एंड टर्म में क्या हो जाएगा NH2 NP, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP, ठीक है। तो मेन हम लोग को याद यही करना पड़ता है, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही आप लोग ऑक्सीजन फैमिली का भी करके देख लीजिएगा। ऑक्सीजन फैमिली से ऑक्सीजन का करोगे तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसमें पहले नियॉन लिख दो, फिर आगे लिख दो 3s2 3p4। सेलेनियम का सबसे पहले आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए, बचे 4s2 4p4, क्रिप्टन 5s2 5p4, पोलोनियम जीनॉन के आगे 6s2 6। इसी को जनरलाइज कर देंगे तो n के टर्म में क्या हो जाएगा NH2, ठीक। तो बस ये जनरल वाला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आगे वैलेंसी जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो ये जनरल वाले से ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे काम का है, ठीक क्लियर। अब इसके बाद अगला टर्म है कोवैलेंसी। आपको कई जगह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा मिलेगा कोवैलेंसी। आपसे कई बार यही पूछा जाएगा व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। किसी एलिमेंट को पकड़ के उसकी कोवैलेंसी पूछने लगेगा आपसे, तो ये होती क्या है कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट इन देयर स्ट्रक्चर, है ना। किसी ये बस कोवैलेंसी नॉन मेटल के लिए डिफाइन होती है, एक बात ये ध्यान रखना, कोवैलेंसी टर्म नॉन मेटल के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि नॉन मेटल ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो कोवैलेंसी जो है वो नॉन मेटल के लिए डिफाइंड है, और कोई भी नॉन मेटल
अपने स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर आप उसके स्ट्रक्चर में काउंट कर लें कि वो नॉन मेटल बेटा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी। ठीक है, बोलो भाई बात समझ में आ रही है? अच्छा बता सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की कोवैलेंसी क्या होती है? 6। मन में सोचो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होता है, उसके सारे कोवेलेंट बॉन्ड गिन डालो। सल्फर में एक सल्फर दो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नीचे एक ऊपर एक नीचे, एक राइट में OH एक लेफ्ट में OH, है ना? बता दिया 6। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी स्ट्रक्चर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर की कोवैलेंसी क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड में जब उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर देखो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 राइट 2 लेफ्ट, टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की कोवैलेंसी 4 है। ठीक है, और जैसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में पूछा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब आपने स्ट्रक्चर मन में सोचा होगा तो यही सोचा होगा, तो भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो सल्फर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 6। सल्फर अपने सराउंडिंग में 6 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में इस मॉलिक्यूल में सल्फर की कोवेलेंसी 6। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। तो कोवेलेंसी में का समझ में आ गया होगा, कोई भी नॉन मेटल अपने स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो इसकी कोवेलेंसी है। अब हम लोग को मतलब यहाँ पे है कि यार नाइट्रोजन फैमिली जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। सर SO2 में 4 कैसे हुए? वहाँ पे से 2 सिग्मा बॉन्ड हुए जैसे। बेटा सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करने को बोल रहा हूँ, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा प्लस पाई। कोवेलेंट बॉन्ड में सिग्मा भी आते हैं ना और पाई भी आते हैं, सब कुछ गिनना है आपको, सिग्मा प्लस पाई। मैंने सिग्मा बॉन्ड वर्डिंग लिया ही, नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा एज वेल एज पाई है। यस तो सर। ये बन गए, तो ये बन गए, सीधे बिल्कुल बच्चों की तरह गिनना है हम लोगों को। सिग्मा पाई को अलग मत करिए, मतलब कोवेलेंसी गिनते समय सिग्मा पाई देखना ही नहीं है। अब देखो अब हम लोग आते हैं कि कोई आपसे पूछे बताओ नाइट्रोजन फैमिली की कोवेलेंसी क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल कोवेलेंसी, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं। कोई भी है पूरे पूरे पी ब्लॉक में, ये बात पूरे पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है। पूरे पी ब्लॉक में किसी भी एलिमेंट की कोवेलेंसी पूछे आप उसका बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे मैंने नाइट्रोजन का लिख दिया क्या NH2 अब मुझे इसकी पता लगानी कोवेलेंसी, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने नीचे ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ग्राउंड स्टेट में देखिए NS ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो NS ऑर्बिटल में 2 है, ग्राउंड स्टेट में बना रहा हूं पहले, और NP में कितने 3। तो कोवेलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप गिन लो कि ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंसी देखने का ये भी तरीका है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, है ना? तो 3 ही है ना NP ऑर्बिटल में, ये तो बेटा पेयर्ड है ना? तो ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या को कितनी कोवेलेंसी शो करेंगे, 3 के बराबर। ठीक है, इसीलिए देखो नाइट्रोजन अपना नाइट्रोजन फैमिली के सारे एलिमेंट ट्राइक्लोराइड बना देते हैं आसानी से, NCl3 फास्फोरस बना देता है, PCl3 आर्सेनिक ASL3, है ना? जैसे अमोनिया में भी नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है, 3 ही तो है ना? फॉस्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, इनमें सब में थी। तो ग्राउंड स्टेट में बेटा नाइट्रोजन जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं है। देखो मैक्सिमम निकालनी है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट जितनी भी बन सकती है सारी बनानी पड़ेगी। तो एक्साइटेड स्टेट में देखो एक इलेक्ट्रॉन जैसे आप थोड़ी इसको एनर्जी दोगे, ग्लूकोन डी जैसे पिएगा तुरंत कहाँ जंप मारेगा, ND खाली वाले d ऑर्बिटल में, और अपने खाली वाले d ऑर्बिटल में जंप मारेगा तो बताओ कितने अनपेयर्ड हो गए, 5। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 5। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना? तो ये मैक्सिमम वैलेंसी, लेकिन भैया नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ऊपर बैठा है ना नाइट्रोजन, वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। ये बात एक्सेप्ट नाइट्रोजन बोलनी पड़ेगी। नाइट्रोजन नेवर शोस 5 कोवेलेंसी इन देयर कंपाउंड, नाइट्रोजन बॉन्ड 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है।
अब इसका रीजन आप बताओ कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता? वैकेंट डी Steric hindrance. उसके पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है। नाइट्रोजन सेकंड देखो ना ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसीलिए तो करे थे कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, क्योंकि 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 2d जो होता है ना, एग्जिस्ट ही, डी ऑर्बिटल की शुरुआत ही कहां से होती है? थर्ड सेल से। और जब नाइट्रोजन के पास डी सबसेल ही नहीं है उसकी वैलेंस शेल में, तो वो चाह के भी क्या अपना इलेक्ट्रॉन जंप करा सकता है? बोलो भाई। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है ना, वो अगर एक्साइटेड स्टेट बनाना भी चाहेगा ना तो एक्साइटेड स्टेट बना ही नहीं पाएगा। उसका इलेक्ट्रॉन NS से ND में मूव भी नहीं करेगा, NS में ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 3। लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है, सर क्या नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 है? इसका मतलब अमोनियम आयन सोचो जरा, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसमें नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 है ना। तो सर ये कैसे हो गया? यहाँ तो पता चला कि 5 तो नहीं समझ आ गया, 5 तो नहीं शो कर सकता, लेकिन 3 से ज्यादा कैसे शो कर रहा है? हाँ तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हाफ फील्ड है ये तो शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बना सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंटी बॉन्ड तो होता है। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 5 तो नहीं है लेकिन 4 है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन तो आंसर दीजिएगा 4। व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस तो आंसर दीजिएगा पूरा 5। पंजाब है ना, कांग्रेस वाला पंजाब। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो बस ये देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन नेवर शोस पेंटावैलेंसी। नाइट्रोजन बेटा कभी 5 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है अपने मॉलिक्यूल में। क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल ही। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है नाइट्रोजन की तो 4 बोलिएगा, क्योंकि वो उसके पास एक लोन पेयर है, वो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 1 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, मतलब 3 सॉरी सिंगल बॉन्ड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अमोनियम आयन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, बोलो। लेकिन अगर आपसे पूछा है मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस, तो क्या बोलेंगे? ठीक, क्लियर? बहुत बेसिक छोटी छोटी बातें, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन करना है, मतलब ये आप बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप ही लोग को बताना है। एक में ऊपर कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, यही मेरा काम है। ऊपर नीचे कर, नोट कर डालो। ऑनलाइन ने क्या क्या सिखा दिया, ये चैट में क्या क्या लिख डाला भाई लोग? चैट तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आंसर दे। ये सुनने में आता है कि ISC के पेपर कुछ हो रहे हैं, सब पोस्टपोन हो गए हैं 15-1 महीने। पोस्टपोन हो गए सर मतलब आगे डिले हो गए। सर डेट रीशेड्यूल होंगे। CBSE ने दिसंबर में कर दिया तो ISC को भी तड़का लग गया। उसने कहा CBSE दिसंबर में करेगा तो हम तो जनवरी में करेंगे। हम क्यों जल्दी कर रहे? CBSE वाले बच्चे को देर में मिल रहा है पेपर तो ज्यादा अच्छे नंबर ले आएंगे, ISC वाले नंबर नहीं ला पाएंगे, इसलिए डिले कर देते हैं। चलो अच्छी बात है, तुम लोग को पढ़ने का टाइम मिल गया। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी लेट होगा फिर भाई। जो फाइनल बोर्ड एग्जाम तो फाइनल हम उसी को मान रहे हैं जो आगे होगा। ठीक है, ये सब तो चलो ठीक है, मुंह आया है। ठीक है, तो वो मार्च में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर दिसंबर में होगा फर्स्ट टर्म तो जैन फेब 2 महीने का टाइम अच्छा देके मार्च में करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं, इस बार इलेक्शन भी है तो ये लोग इलेक्शन से पहले रायता समेटेंगे। चलो अच्छा, भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता।
है ना, इसलिए ज्यादा भविष्य की बातें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कांट फॉर्म, कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बन नहीं सकते? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अंकित ने क्या आंसर दिया? डी बताए। एक से ज्यादा है भैया, डी डी ई। कास्तुभ ने डी डी दे दिया, अंकित ने डी एंड एफ। सर गलती से गया सर। गलती से चला गया, ऐसे काम गलती से करते हो? वंशिका बी एंड डी। आप लोग लगभग आंसर के करीब हो, है ना। देखो दो तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जैसे देखो ए वाला तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि यार ये तो एग्जिस्ट करेगा, है ना। क्यों करेगा? देखो सीधी सी बात है, फास्फोरस सेंट्रल एटम है और फास्फोरस कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 5 बना रहा है। फास्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। बोलो भाई, फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती कि नहीं होती? तो वो तो अलाउड है, उसको कोई रोक नहीं सकता है यार 5 बॉन्ड बनाने से, ये तो बनेगा। अब उसका जो पड़ोसी है उसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। अब जरा उसका स्ट्रक्चर मन में सोचो, एक तो ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और 3 मेथिल लगा दिए, मेथिल सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे, इसमें फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है। अरे ये कैसे हो गया? अभी हमने थोड़ा फास्फोरस 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। तो भैया ये मोम आया है, ये मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, उसने दे दिया, आपको कंफ्यूज कर रहा है, यही तो हम लोग को पकड़ना है। तो इसका मतलब कांट एग्जिस्ट में ए तो नहीं होगा, ए एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो जो नहीं करेगा वही हम लोग को बताना है। अच्छा सी वाला बताओ भाई, सी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? सब 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें मैक्सिमम। ठीक, बहुत हाँ तुम बताओ। ठीक, ठीक है, सही पकड़े हो भाई, यही तो पकड़ना है। तो नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, एक वो बेंजीन से चिपका ही हुआ है कि नहीं? अब Cl माइनस, अच्छा एक बात बताओ, ये N+ और Cl- के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है। प्लस लगा नहीं हुआ ये, लगा कैसे? अब ये तुम्हें कैसे पता जाएगा कैसे लगा? अच्छा एक तुम लोग ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी। अरे नालायक, तुम पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? अभी नहीं पढ़ा। यही तो स्ट्रक्चर होता है बीडीसी का, इसमें नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो 5वां बॉन्ड उसका आयनिक होता है। ऐसे तो नहीं तुम लोग बना रहे हो बीडीसी कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हो? कभी ऐसे मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, मत करना अभी, नहीं ऐसे तो नहीं करते ना, बीडीसी का ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनाते हो, है ना। एक्चुअली ये आयनिक बॉन्ड होता है, N और Cl, देखो N पे प्लस Cl पे माइनस, एक कटायन एक एनायन, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बाइंड होते हैं, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा वो कर्व लाइनें बनाई नहीं जाती है, वो सब अंडरस्टूड होता है। तो बेटा ये वाला आयन तो एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा, तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक, अच्छा यस डी वाला बताओ, डी वाला
करेगा। अभी Yes, बताया फास्फोरस डबल बॉन्ड आपस में कैसे बनाएगा, ऐसे तो P2 नहीं बन जाता है। फास्फोरस आपस में डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है फास्फोरस नहीं बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेते, नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल भी बना लेते। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, छोटे है, पास पास आके ओवरलैपिंग कर लेते, तो चाहे बल्कि पास ही नहीं पा रहे, ओवरलैपिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। फास्फोरस आपस में नहीं बना पाते डबल बॉन्ड, है ना, तो डी नहीं है, ई एग्जिस्ट करेगा, तो पकड़ में आ गया डीओडी। सर ई में आपने लोन पेयर बना दिया तो उससे नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसमें नहीं करेगा। क्या फिर से बोल, सब सुन नहीं पा रहा है मैं। सर नाइट्रोजन में आपने लोन पेयर बनाया तो उससे उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके ऑर्बिटल में, तो वो नहीं पॉसिबल है ना। कौन सा, ये ई वाले में ना? हाँ सर ई वाले में। हाँ नहीं, अरे वो गलती से बन गया यार, गलती से मिस्टेक हो जाती है ना, इसमें नहीं होगा। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन जब 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी उस पे लोन पेयर होगा, ठीक है। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना रहा होगा ना, तो चौथा बॉन्ड उसका बॉन्ड एक्चुअली वो लोन पेयर ही इन्वॉल्व होगा, तो उसके अगर 4 बॉन्ड बना भी रहा होगा तो उस पे लोन पेयर फिर नहीं होगा, तो वो लोन पेयर था नहीं, वो गलती से लिख गया होगा। तो ये ई तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो एग्जिस्ट करेगा। ये PF5 ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आगे आने वाला है टॉपिक। PH5 फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 हो सकती है, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ 5 कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट थे, डेग्रोस ने। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? डेग्रोस ने। इसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। डेग्रो ये 11th में केमिकल बॉन्डिंग में से मैंने पढ़ा दिया था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। हाँ, अगर हाँ उसमें पढ़ा जरूर होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी अभी आगे आएगा, है ना। ये वाला भी एग्जिस्ट नहीं करता है, PF5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना। हाँ कुछ कह रहे हो बेटा? सर मैं एक चीज ये बोल रहा था सर, जैसे अगर नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड बना रहा है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं ना कि उसका कोई ना कोई एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये हमेशा नहीं कह सकते। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड अगर बना रहा है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि चौथा हमेशा कोऑर्डिनेट। ये हो सकता है कि नाइट्रोजन 3 सिंगल बना रहा हो, उस केस में चौथा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल देख लो, इसमें नाइट्रोजन 3 सिंगल, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, इस वजह से ये डबल बॉन्ड में तो कोऑर्डिनेट होता नहीं है, और H के साथ वो कोऑर्डिनेट बनाएगा ही क्यों, उसमें शेयरिंग करेगा। H को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आंसर लिख लीजिएगा B D H, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर ई वाले में थोड़ी सर इसमें मुझे बस ये पूछना है सर, इसमें अगर नाइट्रोजन सर अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सर वो किस तरह से शेयर हो रहे हैं, क्योंकि दो तो सर वो आपस में ही कर ले रहे हैं। हाइब्रिडाइज इस पे, हाँ देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाला करो, ऐसा कभी भी चेक करना हो तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो नाइट्रोजन पे, बताओ क्या हाइब्रिडेशन। sp2 ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन कब होगा? अब चलते हैं उसके एनर्जी लेवल डायग्राम में। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, उसके पास s है और 3 p, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं sp2 बन रहे हैं। इसका मतलब s का पूरा भरा भरा और p के 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल को उत्पन्न करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? sp2। अच्छा, ये भी पढ़ा होगा कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करते हैं बनते भी उतने ही है। sp2 नाम के कितने बनेंगे? 3, क्योंकि 3 प्योर p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और वो 3 बनेंगे।
तीन में वो, अच्छा ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये जो तीन बनेंगे, तीन sp2, ये हमेशा क्या बनाएंगे, क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब आ जाओ उसी स्ट्रक्चर में वापस कि ये नाइट्रोजन कितने सिग्मा बना रहा है, 3। तो ये जो 3 सिग्मा बन रहे हैं ये उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे हैं। और ये जो पाई बन रहा है ये उसका जो प्योर p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज है, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिडाइज बनाते हैं, ये वाला जो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, ये बना रहा होगा पाई बॉन्ड, एक नाइट्रोजन का एक दूसरे एटम पे दूसरा आपस में पाई बॉन्ड बना। ठीक है, समझ में आ गया सर? अरे तुम लोग पढ़ाने दोगे कि बार बार क्वेश्चन ही पूछते रहोगे? पूछो, अच्छा जल्दी पूछो। सर लेकिन ये बॉन्ड बना कैसे, मतलब दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास जगह तो होगी नहीं उन कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए? पूरी केमिकल बॉन्डिंग यही पढ़ा देंगे, आप बताओ। उसको अलग से पूछ देना बेटा, इतना हम बताएंगे ना तो फिर पी ब्लॉक नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको बॉन्डिंग ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, उससे अलग से बोल लेना, ठीक। ओके सर। चलो, अब इसमें एक रीजनिंग क्वेश्चन, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत पूछा आता है। फास्फोरस डज नॉट फॉर्म PI5। ठीक है, अगर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर यहीं पे एक ऑप्शन में मैं लिख देता PI5 तो बेटा ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, PI5 भी नहीं बनता। तो वही क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने दे दिया है कि अगर आपसे यही पूछा जाने लगे कि बताओ PI5 क्यों नहीं बनता। नाइट्रोजन, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है, तो आयोडीन के साथ 5 बॉन्ड बना लेने चाहिए उसको, है ना, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं बनता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि फास्फोरस जो है वो 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, छोटा सा है, प्यारा सा, ठीक है। अब उसको चारों तरफ से 5 आयोडीन जब सराउंड करते हैं, अच्छा PI5 अगर बनेगा भी तो उसका शेप होना चाहिए, उसका एक्सपेक्टेड शेप होगा कैसा, TBP टाइप का, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वो TBP टाइप का बनाएगा। TBP में 3 आयोडीन तो एक प्लेन में आ जाएंगे। इन 3, ये जो 3 आयोडीन है जब ये प्लेन पे आएंगे तो इनके ये जो इनको बोलते हैं बेटा इक्विटोरियल पोजीशन। ये तो आपको पता ही होगा कि सेम प्लेन पे लाई करने वाले एटम को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल में आयोडीन आ गया। अच्छा बताओ ये इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 120। तो 120 पे तो इनके बीच में इतना रिपल्शन नहीं लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सी थ्योरी थी, BSEPR थ्योरी, है ना, वहां पे पढ़ा था कि बल्कि एटम जब पास पास आते हैं तो उनके लोन पेयर आपस में क्या करने लगते हैं। बल्कि एटम जब किसी एटम को सराउंड करते हैं तो उनके लोन पेयर, एक एटम का लोन पेयर दूसरे एटम के लोन पेयर की वान डेर वाल्स रेडियस में आ जाता है। और जैसे ही एक एटम, जैसे एक आयोडीन का लोन पेयर दूसरे आयोडीन की वान डेर वाल्स रेडियस में आएगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेरिकली रिपेल करने लगेंगे। इसी को वान डेर वाल्स स्ट्रेन बोलते हैं, या ऑर्गेनिक में इसको स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन वगैरह बोला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल देते हैं। लेकिन 120 डिग्री पे इतना ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होता, 120 पे इतना नहीं होता है। समस्या जो है वो जो एक्सियल पे जो दो बैठेंगे, 120 पे तो रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं है कि वो एग्जिस्ट ना करे। लेकिन समस्या जो ये चौथा आयोडीन आ रहा है एक्सियल पे, ठीक है, और ये 5वां आ रहा है एक्सियल पे। एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल वाले के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 छोटा है कि 120 छोटा है, 90 छोटा है। कम एंगल पे बल्कि एटम आएंगे तो उनके बीच में लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा, कि ज्यादा एंगल पे बल्कि एटम आएंगे उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा, कम एंगल पे। हाँ, बल्कि एटम अगर कम एंगल पे होंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये आयोडीन इसके साथ भी 90 पे है, इसके साथ भी, ये तो तीनों के साथ 90 पे बैठा हुआ है ना, तो इनके लोन पर इसको भी रिपेल करेंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे जबरदस्त। तो ये जो स्टेरिक रिपल्शन होता है, इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्टेबलाइज ही नहीं पाता। बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जिस ट्रांजिशन स्टेट पे बनना चाहिए उस ट्रांजिशन स्टेट पे बन ही नहीं पाता, इतना ज्यादा रिपल्शन फील करता है। आयोडीन आके वो अलग कर ही रहे होते हैं कि वो रिपेल करके निकल जाता है, मतलब वो ओवरलैपिंग इफेक्टिवली हो ही नहीं पाती है एक्सियल पे। हाँ,
इसलिए PCl PI5 नहीं बनता। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों एटम हटा दो, एक सेकेंड, मानो कि है नहीं, तो ये एग्जिस्ट करता है। PI3 एग्जिस्ट करता है, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो तीनों आयोडीन 120 पे रह जाएंगे, उसमें रिपल्सन लग रहा होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन ना हो, लेकिन ये 21 HCl वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये देखो बगल में रीजन में लिख दिया है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, मेन लफड़ा है उसका लार्ज साइज। भैया आयोडीन फिफ्थ ग्रुप में बैठा है, हैलोजन में सबसे बल्कि यही है। आयोडीन को हम लोग सुमो एटम बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सुमो एटम। सुमो पहलवान देखें, वैसे ही है आयोडीन। तो आयोडीन सुमो टाइप के ग्रुप हैं, और एक फास्फोरस को जब 5-5 आयोडीन सराउंड कर लेते हैं तो ये HCl वाले जो आयोडीन है वो इक्विटोरियल वाले आयोडीन के वन डबल रेडियस में आ जाते हैं। इनके बीच में रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, वन डबल रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने की वजह से इनके जो HCl पोजीशन पे बॉन्ड है वो स्टेबलाइज नहीं हो पाते हैं और PI5 का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन ये HCl वाले हटा दो तो PI3 बनता है, PI3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, PI3 बनता है। क्लियर हो गया? वो छोटे छोटे चीजें हैं, आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये आप लोग बिल्कुल ऐसे मत समझिएगा कि जैसे मैंने बोल दिया कि फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है, तो ऐसा नहीं कि जहां भी 5 बॉन्ड बनेंगे हर जगह 5 बॉन्ड बनी है। ये वो उनके एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और है, SF6 is known while SH6 is not, है ना? सल्फर की कोवैलेंसी 6 होती है मैक्सिमम। ठीक है, सल्फर की जो कोवैलेंसी होती है वो 6 होती है। तो सल्फर फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना लेता है, लेकिन सल्फर हाइड्रोजन के साथ 6 बॉन्ड नहीं बना पाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन फास्फोरस फैमिली में बनता है कि फास्फोरस फ्लोरीन के साथ तो 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन फास्फोरस 5 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब यहाँ पे तो साइज का रीजन नहीं दे पाओगे, है ना, कि हाइड्रोजन इतना बल्कि, हाइड्रोजन बल्कि होता ही नहीं है। ठीक है, अब बताओ ये क्यों नहीं बन रहा है? हाइड्रोजन से कम, ये यहाँ पे डायग्रोज रूल आया, किसी को यही बात डायग्रोज ने बताई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज के मत्थे नहीं बढ़ सकते हम लोग। यहाँ PI5 में तो हम लोग बोल दिया कि बल्कि एटम है ना, सुमो टाइप के ग्रुप रिपल्सन दे रहे होंगे HCl है, वहां वो रीजन अलग हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का रीजन साइज से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो आंसर दिया, पढ़ो उसको। आंसर क्या कह रहा है? ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से भी कम होती है, और फास्फोरस से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बोलते हैं इट कांट एक्साइट द 3s2 इलेक्ट्रॉन टू 3d ऑर्बिटल, है ना। ये 3s2 के देखो, आप जब उसका हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि फास्फोरस फैमिली के एलिमेंट 5 कोवैलेंसी शो करते हैं, तो उसके जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके d में जाते हैं तभी तो वो 5 वैलेंसी शो करते हैं, है ना। अगर ये s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन d में एक्साइट होके सपोज जाए ही ना, तो कभी फास्फोरस फैमिली का कोई भी एलिमेंट 5 बॉन्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और ये जो एक्साइटेशन होता है इसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं साइड एटम, जो उसके साथ बॉन्ड बना, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पांसिबल होती है। ये इलेक्ट्रॉन चल पकड़ के जा रहा है, ऐसा नहीं उसको लड्डू मिल रहा है कि उसे उछल चल के दूध जा रहा है ना, वो जिसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर उसकी इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा है, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो वो पोलराइज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइड वाले एटम का क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और फास्फोरस के साथ फ्लोरीन जुड़ रहा है, तब तो 5 बॉन्ड बन रहे हैं। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। क्लोरीन भी जुड़ जाएगा, PCl5 भी बनता है। ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा, PBr5 भी बनता है। PI5 में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है रिलेटिवली, लेकिन वो बल्कि हो गया इसलिए तहस नहस हो गया, है ना। PI5 इसलिए नहीं बन पा रहा है कि हाइड्रोजन की इतनी कम है
कि वो इलेक्ट्रॉन s पे d में एक्साइट ही नहीं करा पा रहा है। जब उसके एक्साइटेड स्टेट बन ही नहीं पाएगी तो वो मैक्सिमम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा? उसके वही p ऑर्बिटल के जो 3 ऑर्बिटल है वही आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड बना पाएंगे। देखो लिखा हुआ है due to 2 electronity of hydrogen atom can't excite the 3s2 electron into 3d electron, and hence intermixing of 3s 3p 3d orbital can't take place। और इस वजह से जो वैलेंस सेल के 3s 3p 3d ऑर्बिटल है इनकी इंटरमिक्सिंग ही नहीं हो पाती है। और ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग को ही तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो बोलते हैं कि pf5 में हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं पाता है, pf5 में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उनके प्योर p ऑर्बिटल फिर क्या करेंगे? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी रहे। तो प्योर p ऑर्बिटल में 3 ही कमरे तो हैं, 3 ही डब्बे तो हैं, एक px एक py pz, यही 3 डब्बे तो इन्वॉल्व होंगे किसमें? ओवरलैपिंग में। बोलो भाई। तो इसलिए फास्फोरस pH3 बना देता है, फास्फोरस pH3 मतलब फॉस्फीन बना देता है, लेकिन pH5 नहीं बना सकता। फॉस्फीन बनता है, लेकिन फॉस्फीन कोई पूछे क्यों बनता है तो आप बोल देना कि यहाँ पे उसके जो प्योर ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक उसका py ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक उसका pz ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे इसके प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग का मतलब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना। इसलिए pH3 तक तो बन जाता है, pH5 नहीं बन पाता, इंटरमिक्सिंग हो नहीं पा रही है। ठीक है, यही सेम रीजन उसमें दे देना S6। ठीक है, इसे ही डैग्रोज ने एक्सप्लेन किया था कि जब सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम जुड़ने लगते हैं तो उसमें वैलेंस सेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ठीक है, और उसमें फिर प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम आगे अभी क्वेश्चन ये कर लो तो यकीन हो जाए सही में समझ में आ गया। बताओ भाई, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव डाउटफुल एक्जिस्टेंस एट रूम टेंपरेचर? इसमें ऐसे कंपाउंड कितने हैं जिनका रूम टेंपरेचर में डाउटफुल एक्जिस्टेंस है? एक तरह से जो एग्जिस्ट नहीं करते वही पूछ रहा है। डाउटफुल एक्जिस्टेंस मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। So कौन सा OF4 हो गया, PI5 हो गया, ASH5 हो गया, सर ASBR5 ASBR5 हो गया, BIHI5 DIA5 हो गया, ये SS6 अभी ऊपर यही क्वेश्चन करा है, ये SS6 रहेगा। देखो अच्छा एक तरफ से देखो, पहला है SF4 है ना। SF4 बेटा एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा? देखो सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन दो चीजें और ध्यान रखना कि वो कभी हाइड्रोजन के साथ 6 बॉन्ड नहीं बना सकता या हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं बना सकता। तो फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना ही सकता है। दूसरी बात, सल्फर आयोडीन के साथ, आयोडीन बहुत बल्कि है तो Si6 नहीं बन सकता। तो आयोडीन तो यहाँ है नहीं, फ्लोरीन छोटू टाइप का है, 6 फ्लोरीन क्या 4 फ्लोरीन का 6 फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं। आप लोगों ने SF6 का स्ट्रक्चर बनाया भी होगा है ना 11th में। तो SF4 बन जाता है, SF4 भी बन जाता है, SF2 भी बन जाता है ना, ये तो बनता है। ऑक्सीजन यहाँ पे OF4 बना रहा है, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट, इसके बाद d ऑर्बिटल नहीं है ना, और d ऑर्बिटल नहीं तो ये अच्छा होता है। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है?
अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है 2s2 दो। 2s2 सॉरी। तो उसकी ग्राउंड स्टेट जरा बनाओ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट? 2 है, 2 ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो नॉर्मली वो शेयरिंग से बना सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या ऑक्सीजन में एक्साइटेड स्टेट बन सकती है? नो सर। क्यों बन सकती नो है? सर, डी ऑर्बिटल नहीं है। पीरियड में डी ऑर्बिटल ही नहीं है, जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक्साइटेड, अब एक्साइटेड नहीं बन सकती तो क्या कोऑर्डिनेट कर सकता है? उसके पास 2 लोन है ऑक्सीजन के पास, तो ये थोड़ा आप लोगों ने सर, पढ़ा नहीं होगा, करेगा। ऑक्सीजन जब किसी एलिमेंट पे 2 लोन पेयर होते हैं तो मैक्सिमम एट ए टाइम एक ही कोऑर्डिनेट कर सकता है ना। ये नहीं कि इसके बाद जो दूसरा है वो भी कोऑर्डिनेट कर देना, ये क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने पे +1 का फॉर्मल चार्ज आता है, दूसरा बनेगा +2, तो +2 का फॉर्मल चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो नॉर्मली बनते नहीं है ना। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन अपने कंपाउंड में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो भैया ये तो है ना असंभव। सर इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे देखो बता दिया बच्चे ने, है ना। ये फ्लोरीन की -1 रखेंगे तो ऑक्सीजन की +4, ऑक्सीजन +4 मिलता ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक आप लोगों को अगर पता है तो सब पता ले जाओगे। PI5 अभी हम लोगों ने पढ़ाई है ना, बाकी आईडी बहुत बल्कि है सुमो टाइप के। सेलेनियम क्या 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है? तो देखो इसमें भी तो डेग्रोज रूल लग जाएगा भाई। सेलेनियम हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, और सेलेनियम है किस फैमिली का? अरे भैया ऑक्सीजन फैमिली का है। जो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है यही सेलेनियम की वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके पास नॉर्मली कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये सेलेनियम हाइड्रोजन के साथ SeH2 तो बना लेगा, 2 बॉन्ड तो नॉर्मली बना लेगा, लेकिन इससे ज्यादा बनाने तो हाइब्रिडाइजेशन होना, और हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं सकता, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा देगा। तो डेग्रोज रूल की वजह से यहाँ सेलेनियम टेट्राहाइड्राइड नहीं बना है, डाइहाइड्राइड तो इसलिए बना लेगा कि यही 2 ऑर्बिटल बना लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड, एक ये बना लेगा सिंगल बॉन्ड, एक ये बना लेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, जहां भी डेग्रोज रूल लगेगा ना वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब आर्सेनिक पेंटाहाइड्राइड यहाँ भी डेग्रोज रूल लग जाएगा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा। आर्सेनिक कभी 5 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बना पाएगा, है ऐसे समझ लो। जैसे फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, तो उसके जो नीचे बैठे एलिमेंट है वो तो और नहीं बना पाए, तो इनको बारे में तो सपने में भी सोचना मूर्खता है ना। तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सल्फर बना नहीं सकता, वही से डेग्रोज रूल। आर्सेनिक ब्रोमीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, ये बन जाएगा। क्यों? देखो समस्या आयोडीन के साथ आती है, ठीक है, और आयोडीन के साथ समस्या तब आती है जब सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के साथ जब आयोडीन जुड़ता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट छोटे छोटे होते हैं। आप खुद ही इस बात को प्रैक्टिकली ऐसा सोचना, ये छोटी सी बॉल लेना है ना, और उसको 4 बड़ी बड़ी फुटबॉल से सराउंड करना। तो एक छोटे से कंचा लेना, ठीक है, उसको 4 बड़ी फुटबॉल सराउंड करना, तो फुटबॉल आपस में टकराने लगेगी, कंचे का साइज बहुत छोटा है। अब एक बड़ी सी फुटबॉल रखना और 4 फुटबॉल से सराउंड करोगे तो आराम से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि वो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है ना। तो वहां पे क्या है कि आर्सेनिक खुद ही बहुत बल्कि है, 4th पीरियड को बिलोंग करता है, तो उसके सराउंडिंग में 5 ब्रोमीन आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या नहीं। हाँ आयोडीन होता तो बोल देता, आयोडीन तो 5 आयोडीन एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कितना बल्कि ये नहीं करेगा। ये वाला BiI5 किस्मत भले ही लग रहा है कि बहुत नीचे बैठा हुआ बल्कि है, लेकिन 5 आयोडीन समझदारी ना, 5 सुमो पहलवान जहां मिलेंगे तबाही मचेगी वहां पे। 5 आयोडीन किसी के सेकंड पीरियड के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, थर्ड पीरियड के साथ, फोर्थ, फिफ्थ इम्पॉसिबल। रीजन उसका एक और आपको बता दें, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस तो है ही है, इसमें एक ये भी बात है कि I- जो होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ठीक है। और एक आपने वो पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में पढ़ा होगा कि बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट होता है, प्लस और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ की नीचे की दो मतलब लोअर ऑक्सीडेशन पर ज्यादा स्टेबल है ना। बिस्मथ से कोई पूछे कि तुम 5 में रहना चाहोगे कि 3 में, तो बिस्मथ कहेगा मैं 3 में रहना चाहूंगा। बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और यहाँ बिस्मथ कितनी ऑक्सीडेशन लेवल पे बैठा हुआ है 5 में रहना नहीं चाह रहा है वो। और ऊपर से जोड़ किसके साथ दिया तुमने, I- के साथ। I- क्या है, रिड्यूसिंग है। वही I- उसको 5 से किसमें ले आएंगे 3 में। इसलिए Bi5 नहीं बन पाता है। Bi5 बनने के पीछे दो रीजन है, आयोडीन का साइज तो है ही, दूसरा यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी डोमिनेंट है। बिस्मथ 5 में रहना नहीं चाह रहा है, वो 3 में ज्यादा स्टेबल है ना। और आयोडीन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने सपोर्ट किया, अच्छा तुम 3 में जाना चाह रहे हो, लो बेटा जाओ, रिड्यूस कर दिया। तो Bi5 बनते जब बोलते हैं इसका जब फॉर्मेशन हो भी रहा होता है ना सॉल्यूशन में, तो बनते ही वो डिकम्पोज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, Bi3 और आयोडीन अलग हो जाती है। बोलो भाई, आरी बात सुनो। हाँ यस कौन सा H वाला एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने क्रॉस लगा दिया करके तो जो सही कर लो उसको। H एक आर्सेनिक पेंटाब्रोमाइड बनेगा, आर्सेनिक पेंटा आयोडाइड नहीं बनता, अगर आई लिखा होता तो होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 है, 5 आंसर होंगे इसमें। बोलो कितनी बातें समझ में आ रही है। तो वही बात है कि अगर मान लो कोई काम, आपको कोई ऐसा काम है कि आपको करने का मन नहीं करना है, और आपके फ्रेंड ने और उसको बोल दिया गया यार क्या करोगे, तो आप वो काम और नहीं करोगे। क्या मतलब, जैसे आपको कोचिंग में आने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, और आपके फ्रेंड ने बोला चलो ऐसा करते हैं, आज मूवी देखते हैं, आज घूमते हैं, शाम अवध है ना, या लखनऊ की शाम एंजॉय करते हैं, तो आपका पढ़ने का मन वैसा ही नहीं है, उसका आपके फ्रेंड ने भी सपोर्ट कर दिया, तो आप तुरंत निकल गए। होता है नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है हम लोग की लाइफ में कि हम लोग करना कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन आधे मन से करना चाह रहे हो, किसी ने बोला अरे बेकार है, तो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया। वही चीज है कि किस्मत 5 में रहना नहीं चाह रहा है, और उसके साथ जो आयोडीन है वो अच्छा रिड्यूसिंग है, उसने उसको सपोर्ट किया, किस्मत 3 में स्टेबल हो गया, ठीक है, 5 में बन ही नहीं पाया वो। चलो ये हो गया तुम लोग का एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसमें। अब आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बात है। नाइट्रोजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम लोग आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बोलते हैं इंक्रीज करते है ना, और करनी भी चाहिए क्योंकि वैलेंस सेल एक एक करके बढ़ती जाती है। नाइट्रोजन में वैलेंस सेल सेकंड है, फास्फोरस में थर्ड है, आर्सेनिक में फोर्थ है, एंटीमनी में 5 है, 6 है, और वैलेंस सेल एक नई वैलेंस सेल बनती जा रही है, तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, यही डिस्टेंस तो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल एग्जांपल नहीं है। सबसे छोटा साइज कोई पूछे नाइट्रोजन में सबसे छोटा कौन, नाइट्रोजन, उससे बिगर साइज फास्फोरस, उससे बिगर साइज आर्सेनिक, उससे बिगर साइज एंटीमनी। हो सकता है कई बार इनके आयन बना के दे दिए जाए, ठीक है, और इनके आयन बनेंगे तो -3 में बनेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, तो इनके स्टेबल आयन N3-। तो अगर आपसे कभी इनके आयन में पूछ दिया जाए बताओ कि यही इनके सबके -3 वाले आयन सब पे चार सेम होना चाहिए, N-3 P-3 आर्सेनिक -3, और इनकी आयनिक रेडियस पूछी जाए तो जो उनके न्यूट्रल एलिमेंट की रेडियस है वही उनके आयनिक की आयंस की रेडियस होती है, सेम ऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में भी बोलते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में लिख लीजिए टॉप टू बॉटम मूव करने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है,
ठीक है, ऑक्सीजन सबसे स्मॉलर साइज, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। अगर इनके आयन बना के दे दिए जाए तो बेटा आयन में भी वही सेम ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रेगुलर ऑर्डर है, मतलब एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस का ऑर्डर कैसा होता है, रेगुलर होता है ना, कोई इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे लिख दिया, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस दोनों फैमिली में बढ़ती है, नाइट्रोजन फैमिली में भी और ऑक्सीजन फैमिली में, है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ये तो हम लोग को पता ही होगा, बोलो भाई। किसी एलिमेंट की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना। Yes. अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, along the same group, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सेम ग्रुप के एलिमेंट के लिए लगाइएगा, ठीक है, वैलिड along सेम ग्रुप। और देखो यहाँ पे हम लोग सेम ग्रुप के एलिमेंट की तो बात कर ही रहे हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे आने में हम लोग देख रहे थे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जैसे साइज बढ़ रहा है बेटा वैसे से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है। तो नाइट्रोजन फैमिली में बेटा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। सबसे छोटा साइज उसी का है, जितना छोटा साइज उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि छोटा साइज है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है, और उसका सेकंड पीरियड न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, न्यूक्लियस का लगने वाला जो इफेक्टिव फोर्स है उसके बहुत ज्यादा लगना होगा। उस इलेक्ट्रॉन को, उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे फास्फोरस है ना, साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस का फोर्स कम हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, तो सीधे सीधे लिख सकते हो कि as size increases down to group आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जैसे साइज बढ़ता आ रहा है ना, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती आ रही है। ठीक है, क्लियर। यही सेम ऑर्डर ऑक्सीजन, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं, सीधे सीधे ऑर्डर लिखो क्योंकि सेम ऑर्डर आता है, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में ना तो कोई साइज में एक्सेप्शनल ऑर्डर है ना आयनाइजेशन, दोनों प्रॉपर्टीज रेगुलरली देखी जाती है, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, वो भी नोट हो गया, तो आगे चलिए, ठीक है, क्लियर। यस इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होती है, ये हम लोग इन जनरल बात कर चुके हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अब जैसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर होता है 15, है ना, पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप नंबर होता है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पी ब्लॉक में निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर -10 का, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 15 है, 15 - 10 क्या आ गया 5, और प्लस में ही है वो, है ना, मैक्सिमम होगी तो प्लस में ही। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड में क्या देखी जाएगी, +5, और 5 से ज्यादा नहीं शो कर सकते, लेकिन 5 मैक्सिमम शो कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम तो मिनिमम भी होगी, तो मिनिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में 8 माइनस कर, ठीक है, तो मैक्सिमम उसकी कितनी है 5, 5 में 8 माइनस कर, बची कितनी -3। तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन -3, मतलब नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, तब भी -3 से नहीं गिरेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इन सभी एलिमेंट की मैक्सिमम +5 मिनिमम -3। हाँ, इसके बीच की वो सारी शो कर सकते हैं, मतलब इसके बीच की वो सारी शो कर सकते हैं, और ये एक तरह से लिमिट है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं शो कर सकते और मिनिमम से कम नहीं शो कर सकते, बीच वाली तो सारी कर सकते, ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर कोई आपको नाइट्रोजन का कंपाउंड दिया गया, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली और बेटा वो 5 आ उस कंपाउंड है, ऐसे बहुत कंपाउंड आपको मिल जाएंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड भी देखो
नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है +5। तो इसका मतलब बेटा वो 5 से ज्यादा तो हो नहीं सकती क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब वो कंपाउंड अपनी रिएक्शन में क्या होगा 5 से लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में ही आएगा अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो, और अगर 5 से लोअर आएगा तो खुद क्या होगा रिड्यूस है ना, और खुद अगर रिड्यूस होगा दूसरों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज। इसका मतलब वो अपनी रिएक्शंस में केवल और केवल कैसे बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मैं शॉर्ट में OA लिख दे रहा हूँ, OA का मतलब आप लोग कॉपी में जगह तो लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड देख लो और 5 आ जाए तो बोल देना कि दिस कंपाउंड ओनली बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन में निकालो मिनिमम के बराबर आ जाए तो बोल देना इट ओनली एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्योंकि अब -3 तो बेटा मिनिमम होती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब वो इससे ऑक्सीडाइज ही होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा रिड्यूस करेगा, इसका बिहेवियर रिड्यूसिंग, ठीक है। लेकिन अगर इनके इंटरमीडिएट कोई ऑक्सीडेशन मतलब 5 और 3 के बीच में कोई ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है तो भैया उस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा। फिर उसके अंदर डुअल बिहेवियर होगा और ऐसे केस में बोलेंगे वो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है रिड्यूस भी हो सकता है, बोलो है ना। और ये जो हम लोग पढ़ा है ना इसका अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन में बहुत ज्यादा जगह हम लोग केवल इसी छोटी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर लिया करेंगे, है ना। ये छोटी छोटी बातें जब जोड़ती जाएंगी तो आपको रिएक्शन में बहुत जगह याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कुछ खास बातें लिखी हुई है। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कोई पूछे नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी होती है? अच्छा नाइट्रोजन नेचर में सबसे ज्यादा किस फॉर्म में पाया जाता है? N2 गैस के फॉर्म में। N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0 तो कोई पूछे नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल बताओ तो बेटा 5 मत बोल देना ना, 5 उसकी मैक्सिमम है लेकिन उसकी मोस्ट स्टेबल 0 है। नाइट्रोजन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ठीक है। थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल 0 है, क्लियर। फिर एक इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट के जो 2 एलिमेंट है उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो बेटा टोटल कितने एलिमेंट हैं 5, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एल्डिहाइड, लेकिन देखो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कोई बता सकता है? जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं हम लोग 11 में इनर्ट सर जो s ऑर्बिटल होता है वो अनएक्टिव हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं। बहुत मतलब s सेल के ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है ये s ऑर्बिटल की वजह से नहीं आता है। s ऑर्बिटल के पहले जो d या f ऑर्बिटल आ रहे होते हैं, जैसे देखो एंटीमनी में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो लास्ट में इसमें आया था मुझे याद आ रहा है 5s2 5p3, ठीक है। और 5s से पहले अगर आप देखोगे वही अबाउ प्रिंसिपल में तो 5s से पहले आता 4d और ये फिल हो चुका होता है। और वैलेंस सेल के पहले जो पेनाल्टी सेल के ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्क्रीनिंग पे डिपेंड करता है सब कुछ। डी ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग होती है, वो स्क्रीन कर नहीं पाता है, स्क्रीन नहीं कर पाता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को। इसकी वजह से उसके वैलेंस सेल के जो 5s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे तो ये बताओ आसानी से एक्साइट होना चाहिए, एक्साइटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये इनर्ट भी है, ये बॉन्ड भी नहीं बनाना चाहेंगे, एक्साइट नहीं होंगे तो बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे आसानी से। मतलब ये ना तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, इनर्ट बिहेवियर से करते रहेंगे। और इसी इनर्ट बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं इनर्ट।
इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो इनकी हाईएस्ट वैलेंसी से दो कम वैलेंसी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। वैलेंसी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में बात करें तो इनकी हाईएस्ट वैलेंसी कितनी होती है 5, लेकिन जिनमें इनर पेरिफेरल डोमिनेट हो जाता है उनमें हाईएस्ट से 2 यूनिट कम वाली ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है ना। इसीलिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन एंटीमनी बिस्मथ की 5 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, उससे ज्यादा स्टेबल उनकी कौन सी हो जाती है, 3 वाली। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट को +5 में जैसे मैंने लिख दिया तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही, डाउन होती जा रही, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना तो वैलेंस शेल से आने वाले ऑर्बिटल की स्किनिंग पुअर होती जा रही है ना। जैसे देखो बिस्मथ में और बुरा हाल है, बिस्मथ में तो आएगा 6s2 6p3, लेकिन उससे पहले जानते हो कौन सा ऑर्बिटल फिल हो जाता है, 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल की स्किनिंग तो डी से भी वेरी पुअर होती है, f की तो वेरी पुअर स्किनिंग होती है, तो इसकी पुअर स्किनिंग होने की वजह से इसके जो 6 ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बंधे रहते हैं, तो इसकी तो 5 वैलेंसी रिलेटिवली और अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने लिखा है डाउन टू ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस है ना। नाइट्रोजन फैमिली की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों नहीं कम हो रही, उल्टा इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है मतलब हाईएस्ट से 2 यूनिट कम वाली मतलब 3 वाली, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, वाइल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, यहाँ तो एलिमेंट है, तो इनकी लोअर वाली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इंक्रीज, लोअर वाली ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और इसे हम लोग इनर पेरिफेरल के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है बिस्मथ +5 से, या एंटीमनी +3 एंटीमनी +5 से मोर स्टेबल होता है। ठीक है, और इनको छोड़ दो तो बाकी सबकी कौन सी स्टेबल है, जैसे आपसे कोई पूछे आर्सेनिक की 5 स्टेबल है कि 3, तो उन बाकियों की हायर वाली ज्यादा स्टेबल है +5। फास्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है कि 3, तो फास्फोरस की 5 रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन की +5 +3 में नाइट्रोजन की 5, मतलब शुरुआत के 3 की हायर वाली ज्यादा स्टेबल है और लास्ट वाले में इनर पेरिफेरल डोमिनेट होने की वजह से उनकी लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल। ठीक, क्लियर हो गई बात। ये इनर पेरिफेरल के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा पूरा पॉइंट। इनर पेरिफेरल में होता है द इनर्टनेस ऑफ ns2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग। ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनर न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और उनका रीजन होता है उनसे पहले आने वाले ऑर्बिटल का पुअर स्किन है ना। बिस्मथ में 4f ऑर्बिटल की पुअर स्किनिंग की वजह से आता है इस इनर पेरिफेरल, और एंटीमनी में 4d ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात। तो ये ऑर्डर थोड़ा सा हम लोग को आइडिया होना चाहिए, कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑर्डर ही पूछने आएंगे आपसे। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में +5 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर +3 वाले की पूछी जाए तो जस्ट अपोजिट ऑर्डर आएगा, वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, ड्यू टू इनर पेरिफेरल। ठीक, क्लियर है, नोट हो गया, कर लो। अच्छा, इसमें जो सीएमएस वाले जो बच्चे हैं तो उनका क्या प्री बोर्ड पोस्टपोन्ड हो गया है क्या? नहीं सर, नहीं सर, चल रहा है।
हाँ प्री बोर्ड तो नहीं हुआ होगा लेकिन बोर्ड हो गया। चलो ठीक है, प्री बोर्ड से इतना कोई लेना नहीं है, मैं बोर्ड जाऊँ। चलो अच्छा, इसके बाद ये भी पढ़ाई को करना पड़ेगा। कितना टाइम बच रहा है? ठीक है, 3 मिनट। मेरी गली खराब हो गई है, मैं आ रहा हूँ। चलो अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, प्लस में आती है, प्लस इसका डेटा है +8 किलोजूल पर मोल। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें ये पूछ दिया था कि भैया नाइट्रोजन की पॉजिटिव क्यों? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर लग रहे होते हैं। जिस एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है? पुल कर रहा होता है। भाई न्यूक्लियस ही है जो वेलकम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, बोल रहा है आओ आओ, वही तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। इसी को तो बोलते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव। लेकिन उसके जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है ना, इसकी वैलेंस भाई नाइट्रोजन है तो p3 होगा, है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो साइमल्टेनियसली इसको क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, अब तो आपको सीधे में रिजल्ट बता रहा हूं। जब एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है किसी एटम में, होता है जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे 2 फोर्स लग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन से पूछो भाई कितने फोर्स लग रहे हैं, तो क्या 2 फोर्स लग रहे हैं। न्यूक्लियस तो खींच रहा है लेकिन उसके वैलेंस से इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है पहले से, है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब प्रोसेस कैसा होगा? मतलब उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि उल्टा सीन देखें, सॉरी ये तब बताया जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर उल्टा हो कि इलेक्ट्रॉन परसेंट ज्यादा होगा तो क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसी पॉजिटिव होगी तो आप सीधे रीजन में क्या बोल दो, इसमें कौन सा रिपल्सन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है? छोटा सा एटम है ना, और उसका सेकंड सेल का जो p ऑर्बिटल है वो छोटे से रीजन में, डम्पर्ड रीजन में स्प्रेड है, ऊपर से वो हाफ फिल्ड है। मतलब करेला को भी नीचे चढ़ा हुआ है, छोटा सा एटम, छोटा सा ऑर्बिटल, हां ऊपर से हाफ फिल्ड, जबरदस्त रिपल्सन दे रहा है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कोई p लूप उसकी खाली नहीं, सबने एक इलेक्ट्रॉन है। भाई इलेक्ट्रॉन इस दरवाजे से आएगा तो भी दिखाया जाएगा, इस दरवाजे से आएगा इधर वाला, मतलब वो देखा जाए तो x y z तीनों एक्सिस से कहीं से किसी भी p ऑर्बिटल में एंट्री नहीं मिलेगी उसको आसानी से, हर तरफ से इसको रिपल्सन मिलता है। हाफ फिल्ड बिल्कुल ऑर्बिटल बहुत ज्यादा रिपल्सन देती है। तो वही आपको रीजन लिख देना है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the incoming electron are not easily occupied by large electron repulsion in their 2p subset, in their small, ये भी लिख दो वर्ड ऐड करो, small 2p subset। 2p सबसेट बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा। इसलिए नाइट्रोजन क्या होते हैं? पॉजिटिव। चलो फिर आगे इसके आगे रिलेशन क्लास में बनाएंगे, याद दिला देना कि इस तरह इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली बहुत बढ़िया फैमिली है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर नोट्स भेज दिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा। और कोई डिमांड तो नहीं? नो सर, थैंक यू सर। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कशन करना चाहो, ऐसा करो अगली क्लास, हमें लग रहा है इस वीक 2 ही क्लास है ना, एक और उसमें पढ़ा देंगे
उसके बाद फिर संडे तो नहीं करेंगे क्योंकि पेपर चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग लगा लो नाइट्रोजन, मेरे ख्याल से ये इसी सीट की बारी है भी, मेटलर्जी तक हो ही गया ना। यस तो नाइट्रोजन, हाँ हेलोजन और नोबल गैस वो एक ही में दिया भी हुआ है, वो अटेम्प्ट करके रखो, सब होता है। अभी पेपर चल रहा है ना, थोड़ा सा ये